हम सबने महसूस किया है गाड़ी चलाते हुए अचानक एक बड़े गड्ढे से बचना या ट्रैफिक में सिर्फ इसलिए फंसे रहना क्योंकि सड़क टूटी हुई है। हाँ बिल्कुल। और मन में बस एक ही सवाल आता है, इन सड़कों को कोई ठीक क्यों नहीं करता? और ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने और सुधारने के लिए पैसा वो हमेशा ही कम पड़ जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक झुंझलाहट की बात नहीं है, इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। हाँ, आज हम इसी समस्या की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास जे उंगारयू की किताब हाईवेज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस का एक अध्याय है। इसका शीर्षक है फाइनेंसिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिवॉल्विंग लोन सिस्टम्स एज पे एज यू यूज। पे एज यू यूज मतलब इस्तेमाल करें और भुगतान करें। ये सुनने में दिलचस्प लगता है। तो आज का हमारा मिशन इस मॉडल को समझना है जिसे रिवॉल्विंग लोन सिस्टम या आरएलएस कहते हैं। हम ये देखेंगे कि हाईवे बनाने के लिए पैसा जुटाने का ये तरीका हमारे जाने पहचाने टैक्स वाले सिस्टम से कैसे अलग है। और क्या ये वाकई सड़कों की समस्या का कोई हल हो सकता है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस नए तरीके की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब समस्या कितनी बड़ी है। हम सब जानते हैं कि सड़कें खराब हैं, लेकिन किताब के हिसाब से इसकी जड़ कहाँ है? देखिए, जड़ सीधी और सरल है, पैसों की कमी। अच्छा। राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसे बनाए रखने का खर्च भी मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन समस्या सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उस कमी के असर की है। असर की? कैसे? किताब में एक बहुत जरूरी आंकड़ा दिया गया है। रिसर्च बताती है कि अगर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और पुल में सिर्फ 1% की भी बढ़ोतरी होती है, हाँ। तो पूरी अर्थव्यवस्था को 0.1 से 0.4% का बढ़ावा मिल सकता है। ओहो, मतलब सीधा कनेक्शन है। अच्छी सड़कें मतलब अच्छी अर्थव्यवस्था, और खराब सड़कें मतलब देश का नुकसान। और ये नुकसान वक्त के साथ बढ़ता जाता है। किताब में एक और चौंकाने वाली बात कही गई है। सोचिए, अगर किसी हाईवे की मरम्मत पर आज $1 का खर्च आना है, ठीक है, और हम उस काम को सिर्फ 2 साल के लिए टाल देते हैं। बस 2 साल? हाँ, तो 2 साल बाद उसी काम को करने में $4 लगेंगे। 4 गुना? सिर्फ 2 साल की देरी से। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटी मोटी दरारें वो पानी और मौसम की वजह से बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। जो काम पहले सिर्फ सतह पर पैच लगा के हो सकता था, अब उसके लिए शायद पूरी सड़क को खोदकर दोबारा बनाना पड़े। अच्छा, इसे देरी की लागत कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ पैसा कम है और दूसरी तरफ देरी करने से लागत 4 गुना बढ़ रही है। ये तो एक तरह का दुष्चक्र जैसा है। बिल्कुल। तो जो पारंपरिक तरीके थे, जैसे सरकार का बजट या टैक्स से आने वाला पैसा, वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? वो नाकाफी साबित हो रहे थे। किताब बताती है कि अमेरिका में 1960 से लेकर 1990 के दशक के आखिर तक हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार से आने वाली ग्रांट लगातार कम हो रही थी। अच्छा, फंडिंग ही कम हो रही थी। हाँ, जब आपका मुख्य सोर्स ही सूखने लगे और खर्च बढ़ता जाए, तो जाहिर है कि आपको पानी के नए सोर्स खोजने पड़ेंगे। आपको पैसे जुटाने का कोई नया, ज्यादा स्मार्ट तरीका चाहिए होगा। ठीक है, तो समस्या साफ है। पुराना सिस्टम टूट रहा था, पैसा कम था और देरी की वजह से लागत आसमान छू रही थी। बिल्कुल। तो जाहिर है हमें किसी नए जुगाड़ की जरूरत थी। क्या ये रिवॉल्विंग लोन सिस्टम या आरएलएस वही नया तरीका है, या आखिर है क्या? हाँ, ये उसी जरूरत से निकला एक समाधान है। इसका पूरा नाम है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक या एसआईबी, जिसे इस अध्याय में रिवॉल्विंग लोन सिस्टम आरएलएस कहा गया है। एसआईबी? ये दरअसल केंद्र सरकार से मिले पैसे को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का एक सिस्टम है। इसके 2 हिस्से हैं जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। ओके, इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला हिस्सा क्या है? पहला है रिवॉल्विंग लोन फंड। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। मान लीजिए सरकार ने इस बैंक को 100 करोड़ रुपए दिए। बैंक ये पैसा किसी हाईवे प्रोजेक्ट को लोन पर दे देगा। जब वो प्रोजेक्ट लोन को ब्याज के साथ चुकाएगा, तो बैंक के पास अब 100 करोड़ से ज्यादा पैसे होंगे। सही। अब बैंक उस बढ़े हुए पैसे को किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लोन पर दे सकता है। ये एक ऐसा पहिया है जो घूमता रहता है और हर चक्कर में थोड़ा और बड़ा होता जाता है। अच्छा, मतलब पैसा एक बार खर्च होके खत्म नहीं होता, बल्कि घूमता रहता है, यानी रिवॉल्व होता रहता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो समझ आया। पैसा बार बार काम आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि इसका दूसरा हिस्सा और भी शक्तिशाली है। वो क्या है? वो है लिवरेज लोन फंड। लिवरेज का मतलब होता है किसी छोटी चीज का इस्तेमाल करके कोई बड़ी चीज उठाना। यहां पर एसआईबी या आरएलएस अपने पास मौजूद 100 करोड़ को सिर्फ लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इस 100 करोड़ को गारंटी के तौर पर रखकर
क्रेडिट बाजार से यानी दूसरे बैंकों से और भी ज्यादा पैसा उधार ले सकता है। 1 मिनट, मतलब अपने पैसे को गिरवे रखकर और पैसा उधार लेना? कुछ वैसा ही। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देते हैं। हाँ। उस 20 लाख के आधार पर बैंक आपको 80 लाख का लोन दे देता है और आप 1 करोड़ का घर खरीद लेते हैं। यहाँ एसआईबी भी अपने शुरुआती फंड को डाउन पेमेंट की तरह इस्तेमाल करके बाजार से कई गुना ज्यादा पैसा उठा लेता है। इसी को लिवरेजिंग कहते हैं। और इस सिस्टम को कानूनी तौर पर इजाजत भी मिली हुई है? हाँ, अमेरिका में 1995, 1998 और 2005 में कुछ बड़े कानून पास हुए जिन्होंने इन बैंकों को कानूनी ढांचा दिया और इन्हें काम करने की इजाजत दी। और इसका असर कैसा रहा? ये सुनने में तो किसी स्कीम जैसा लगता है। असल में ये अतिरिक्त पैसा आ कहां से रहा है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ जोखिम नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है। ये कोई जादू नहीं है। अतिरिक्त पैसा प्राइवेट क्रेडिट मार्केट से आ रहा है। वो बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। अच्छा। जोखिम यह है कि अगर हाईवे प्रोजेक्ट फेल हो गया और लोन नहीं चुका पाया तो एसआईबी को अपनी गारंटी से उस बाजार का पैसा चुकाना होगा। लेकिन क्योंकि ये लोन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दिया जा रहा है जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, इसलिए बाजार इस पर भरोसा करता है। ठीक है, अब ये ज्यादा मंतिकी लग रहा है, लेकिन ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। असल में ये काम कैसे करता है? क्या हमारे पास इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। लेखक ने इसे समझाने के लिए काल्पनिक आरएलएस कार्यक्रम का कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है। सिमुलेशन? हाँ, ये हमें दिखाता है कि असल में ये नंबर कैसे काम करते हैं। सिमुलेशन में माना गया है कि इस फंड की शुरुआत $10 मिलियन से होती है। ओके, $10 मिलियन शुरुआती रकम। और सिमुलेशन में कुछ शर्तें भी रखी होंगी? हाँ, कुछ बुनियादी धारणाएं हैं। जैसे बाजार में ब्याज दर 9% चल रही है, लेकिन आरएलएस थोड़ा रियायती दर पर यानी 7% पर लोन देगा। और ये अपने कुल फंड का 30% हिस्सा बाजार से और उधार लेने के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और सारे लोन 20 साल की अवधि के लिए हैं। 1 मिनट, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आरएलएस बाजार से 9% की दर पर पैसा उठा सकता है, तो वो 7% पर लोन क्यों दे रहा है? ये तो सीधे सीधे घाटे का सौदा लगता है। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर इस सिस्टम का राज छिपा है। आरएलएस बाजार से उधार लिए गए पैसे पर 9% देगा, ये सही है। तो फिर? लेकिन वो सिर्फ बाजार के पैसे पर निर्भर नहीं है। उसके पास अपना शुरुआती $10 मिलियन का फंड भी है जिसकी लागत 0 है। अच्छा, वो तो सरकार से मिला था। बिल्कुल। तो जब वो इन दोनों को मिलाकर लोन देता है तो उसकी औसत लागत 7% से कम हो जाती है। वो सस्ता लोन इसलिए दे पाता है क्योंकि उसके पास सरकार से मिला शुरुआती मुफ्त पैसा है। यही उसकी ताकत है। अच्छा, तो वो अपने शुरुआती फंड का फायदा उठा रहा है। इस मॉडल में होता क्या है? $10 मिलियन से शुरुआत होती है, फिर आरएलएस अपने $10 मिलियन का 30% यानी $3 मिलियन गारंटी के तौर पर रखता है और बाजार से और पैसा उधार लेता है। ठीक। अब इस बढ़े हुए फंड से वो हाईवे बनाने वालों को 20 साल के लिए लोन देता है। जैसे जैसे लोन की किस्तें ब्याज के साथ वापस आती हैं, आरएलएस का फंड फिर से भरने लगता है। और इस वापस आए पैसे को वो तुरंत नए प्रोजेक्ट्स को लोन पर दे देता है। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। और 20 साल के अंत में इसका नतीजा क्या निकलता है? वो $10 मिलियन कितने बन जाते हैं? नतीजा काफी प्रभावशाली है। सिमुलेशन दिखाता है कि 20 सालों में वो शुरुआती $10 मिलियन कुल मिलाकर $64 मिलियन से ज्यादा के लोन बांट चुका होता है। 64 मिलियन? हाँ, अगर हम आज के मूल्य के हिसाब से देखें तो इसका लिवरेज अनुपात लगभग 3.2 आता है। यानी सिस्टम में लगाए गए हर एक डॉलर ने असल में $3.2 का काम किया। 3.2 गुना? ये बहुत अच्छा है। तो ये सिस्टम काम करता है, ये तो साफ है। हाँ। लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस 3.2 को 4 या 5 या 6 गुना कैसे बनाया जाए? इस सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा निकालने के लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? क्या ये ब्याज दर है या कुछ और? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सिमुलेशन में इन्हीं अलग अलग चीजों को बदलकर देखा गया कि किस चीज का कितना असर पड़ता है, और नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। जैसे कि क्या आरएलएस को अपनी लोन की ब्याज दर बढ़ा देनी चाहिए? हाँ, आरएलएस जिस दर पर लोन देता है वो महत्वपूर्ण है। दर जितनी ज्यादा होगी, पैसा उतनी तेजी से वापस आएगा और फंड उतनी जल्दी बढ़ेगा। ये तो अपेक्षित था। लेकिन जो बात चौंकाने वाली थी वो ये थी कि आरएलएस जिस दर पर बाजार से उधार लेता है उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये तो अजीब बात है। आमतौर पर तो उधार की लागत सबसे अहम होती है। यहाँ नहीं, लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा असर डालती है
वो है गारंटी के लिए इस्तेमाल किए गए फंड का हिस्सा। याद है हमारे सिमुलेशन में ये 30% था। हाँ, 30%। अगर आरएलएस ज्यादा हिम्मत दिखाकर 30% की जगह अपने फंड का 50% या 70% गारंटी पर रखकर और ज्यादा उधार ले तो दिए जाने वाले लोन की कुल रकम में जबरदस्त उछाल आता है। ज्यादा लिवरेज, ज्यादा ताकत। तो ज्यादा उधार लेना फायदेमंद है। और किताब में एक और दिलचस्प तालमेल का जिक्र है कि जब उधार का हिस्सा ज्यादा होता है तब उधार लेने की ब्याज दर भी ज्यादा असर डालने लगती है। ये थोड़ा जटिल लगता है। इसका मतलब यह है कि जब आप बड़ा दाव लगा रहे हो यानी 70% तक लिवरेज ले रहे हो, तब आपके लिए बाजार से सस्ता उधार मिलना बहुत फायदेमंद हो जाता है। अच्छा। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक ऐसा फैक्टर था जिसका असर सबसे ज्यादा था और वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो क्या था? लोन की अवधि। लोन की अवधि? हाँ, यानी लोन कितने समय के लिए दिया जा रहा है। ये सिमुलेशन का सबसे चौंकाने वाला नतीजा था जब लेखक ने लोन की अवधि को 20 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया। तो क्या हुआ? तो सिस्टम की ताकत में ऐसा उछाल आया कि लीवरेज अनुपात 3.2 से बढ़कर सीधे 6.6 पर पहुंच गया। 2 गुने से भी ज्यादा सिर्फ लोन की अवधि कम करने से? ये कैसे हो सकता है? आमतौर पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लंबे समय के लोन ही अच्छे माने जाते हैं। यहीं पर पारंपरिक सोच और इस मॉडल में फर्क है। ये सिस्टम रिवॉल्विंग के सिद्धांत पर काम करता है। घूमने वाले। पैसा जितनी तेजी से घूमेगा उतनी ही ज्यादा बार काम आएगा। जब आप 5 साल का लोन देते हैं तो आपका मूलधन और ब्याज बहुत जल्दी वापस आ जाता है। हाँ, सही है। और जैसे ही वो वापस आता है आप उसे फिर से किसी नए 5 साल के प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं। 20 साल में आप उसी पैसे को 4 बार घुमा चुके होते हैं, जबकि 20 साल के लोन में पैसा एक ही बार घूमता है। अच्छा। यहाँ पैसे की रफ्तार यानी वेलोसिटी ऑफ मनी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मतलब इस सिस्टम के लिए छोटे और जल्दी पूरे होने वाले प्रोजेक्ट सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल। जैसे किसी छोटे पुल की मरम्मत या किसी सड़क की रीसर्फेसिंग, न कि कोई 20 साल तक बनने वाला एक्सप्रेसवे। बिल्कुल, ये इस मॉडल का सबसे बड़ा सबक है। असली ताकत पैसे को तेजी से घुमाने में है। ठीक है, ये सिस्टम तो वाकई में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसी चीजों से थोड़ा डर लगता है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। क्या ये कोई जादुई छड़ी है जो हर समस्या का हल कर देगी, या फिर इसमें कुछ बड़े खतरे भी छिपे हैं? किताब इस बारे में क्या कहती है? अध्याय इस बारे में बहुत साफ है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है और इसे लागू करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। लेखक ने 3 बड़ी चेतावनियों पर जोर दिया है। ठीक है, तो हमें फालतू प्रोजेक्ट से बचना है और मार्केटिंग भी करनी है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए? सबसे बड़ा खतरा है लोन का वापस ना आना। तीसरी और सबसे जरूरी चेतावनी यही है कि प्रोजेक्ट और लोन लेने वाली संस्था की साख का सही आकलन किया जाए। मतलब? सिर्फ इसलिए कि सस्ता लोन मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी ऐसी संस्था को दे दिया जाए जो प्रोजेक्ट को ठीक से संभाल ही नहीं सकती या जिसके पास लोन चुकाने की हैसियत नहीं है। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया तो पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। अगर लोन वापस नहीं आया तो फंड का रिवॉल्विंग यानी घूमने वाला स्वभाव ही खत्म हो जाएगा। पहिया घूमना बंद कर देगा। बिल्कुल। एक भी बड़ा डिफॉल्ट उस पैसे को हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर कर सकता है, जिससे भविष्य में दिए जाने वाले कई लोन की संभावना खत्म हो जाएगी। इसलिए पक्का करना बहुत जरूरी है कि पैसा सही और सक्षम हाथों में जाए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? पहली बात तो यह है कि आरएलएस या एसआईबी जैसे सिस्टम सरकारी पैसे की ताकत को कई गुना बढ़ाने का एक बहुत कारगर तरीका है। ये पे एज यू यूज के सिद्धांत पर काम करता है, जहां सड़क इस्तेमाल करने वालों से टोल या टैक्स के रूप में जो पैसा आता है उसी से लोन चुकाया जाता है। और दूसरी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस सिस्टम की ताकत को बढ़ाने का राज सिर्फ ब्याज दरों में नहीं बल्कि लोन की अवधि को छोटा रखने में है। सही। पैसे को तेजी से घुमाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये ताकत एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। सही बात है। इस सिस्टम का प्रबंधन बहुत सावधानी से करना होता है ताकि पैसा फालतू प्रोजेक्ट्स में बर्बाद ना हो और ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोन वापस आएगा। ये एक शक्तिशाली औजार है और किसी भी शक्तिशाली औजार की तरह इसका सही इस्तेमाल करना ही सब कुछ है। ठीक है, अब जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। इस किताब में एसआईबी का इस्तेमाल मुख्य रूप से हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए दिखाया गया है। हाँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये मॉडल सीमित पैसे को कई गुना बढ़ाने में कितना सफल हो सकता है, तो एक सवाल मन में आता है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या इसी मॉडल का इस्तेमाल
देश के सामने खड़ी दूसरी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियों के लिए भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने, पूरे देश के पुराने पड़ चुके बिजली ग्रिड को अपग्रेड करने या दूर दराज के गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए सरकार इसी तरह के रिवॉल्विंग लोन फंड की शुरुआत करे तो क्या हो सकता है? ये मॉडल शायद सिर्फ सड़कों से कहीं आगे जाकर देश की तस्वीर बदल सकता है।